हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुपद चैप्टर पे चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को हमने 4 खंडों में बांट रखा है आपकी सुविधा के लिए। पहले खंड में हम भूमिका, जिसके अंतर्गत बहुपद के घात, बहुपद के शून्यक जानेंगे। दूसरे खंड में हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तीसरे खंड में बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अंतिम एवं चौथे खंड में बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं भूमिका से। बहुपद को विस्तार में प्रारंभ करने से पूर्व उनसे जुड़ी कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जिन्हें जानना अति आवश्यक है। ये शब्द जैसे हैं अचर, चर, पद, गुणांक, घात। तो आइए हम इन्हें बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं। अचर अर्थात अचल, मतलब जिनका मान कभी बदलता नहीं हो। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आप जो संख्या गिनते हैं जैसे 3, 4, 5, आप इसके साथ ऋणात्मक यानी नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं। -1, -2, 1/2 भिन्न भी आप ले सकते हैं, 3/4। ये आपके सारे क्या है, अचर है, क्योंकि इनका मान कभी नहीं बदलता है। 3 हमेशा ही 3 होगा, 4 हमेशा ही 4 ही कहलाएगा, उनका मान भी 4 ही होगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत चर का जो मान होता है वो हमेशा बदलता रहता है। जैसे आप किसी सवाल को बनाते हैं, हल करते हैं, तो उसके पहले मान लेते हैं कि x या y या z मान लेते हैं, और आप पाते हैं कि हर एक सवाल में x और y z का मान बदलता रहता है। इसीलिए इनको बोला गया है चर, क्योंकि इनका मान बदलते रहता है। पद, आइए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 3x + 2 एक बहुपद है। तो आपके पास ये जो 3x है ये एक पद हो गया और दूसरा पद आपके पास 2 हो गया। उसी तरह से मान लीजिए 4y⁵2 + 5y + 6 है। तो आपके पास ये एक पद हो गया, ये एक दूसरा पद हो गया, ये एक तीसरा पद हो गया। अगला है आपके पास गुणांक। जब आपने अभी देखा अचर क्या है और चर क्या है, जब अचर और चर आपस में गुणा होते हैं तो आपको कैसी संख्या मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। आपके पास जैसे मान लीजिए अचर है 4 और चर मान लेते हैं आप x, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। तो जब ये चर और अचर आपस में गुणा हो जाते हैं तो इस चर के साथ जो अचर होता है तब ये गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। उसी तरह से आप 5y⁵2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये 5 क्या है, अचर है, और y क्या है, चर है। तो ये 5 जो है गुणांक होगा किसका, तो इस y² का। अगला अगर मैं उदाहरण कहूँ तो मान लीजिए कि आपके पास 7r है। तो ये 7 क्या है, आपके पास अचर है, पर r क्या है, चर है। लेकिन दोनों आपस में गुणा होके ये एक संख्या बना है जो 7r है। तो यहाँ पे जो आपका 7 है ये क्या है, गुणांक है। किसका गुणांक है, इस r का। तो ध्यान रखिएगा जब भी चर और अचर आपस में गुणा हो जाते हैं तो जो संख्या बनती है उसमें जो अचर वाला हिस्सा होता है उस चर के साथ वो गुणांक होता है उस चर का। नेक्स्ट है घात। मान लीजिए आपके पास 3x² + 4x + 6 ये एक बहुपद लिखा हुआ है। तो घात के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास चर होता है उस पे कितना पावर है। तो घात को हम जानने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ बहुपद है, ये कोई चर है, उस पे कितना पावर है तो वो उसका घात होता है, आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3x⁵2 एक क्या है, पद है। इस पूरे बहुपद का एक ये पद है, दूसरा ये पद है और तीसरा ये पद है। तो इस पद के लिए आप देखेंगे कि जो आपके पास चर है उस पे पावर कितनी है, 2 है। तो इस पद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास चर क्या है, x तो है, पर इसके पावर कितनी है, 1 है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, x नहीं है,
लेकिन अगर दी x नहीं है तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं x पे पावर 0, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी संख्या पे पावर जब 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो आप देखेंगे तो 6 गुणा x पे पावर 0 का मतलब हुआ कि 6 गुणा आप 1 कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इस संख्या का जो घात है चर का, इनके साथ जो घात है उनका कितना है, 0 है। अगला है आपके पास बहुपद की घात। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। आइए इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये उच्चतम घात जो होता है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 होते हुए अनंत तक जाती है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है 3x प्लस 6x पे पावर 2 प्लस 7। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास जो चर है वो x है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं px बराबर, ये px लिखने का तरीका है। x यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि आपके पास जो x चर है, तो जस्ट ये डिनोट करने का तरीका है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप इस पद को जब ध्यान से देखेंगे तो आप इस पद में पाएंगे कि x जो चर है उसकी घात कितनी है, 1 है। इस वाले पद पे जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि x की पावर यहाँ पे कितनी है, घात 2 है, और ये चूंकि अचर है इसकी घात हमेशा ही 0 होती है। तो अब जब आप बहुपद की घात की बात करते हैं तो आप हर एक पद की तो देखते ही हैं क्या है उनकी घात, पर बहुपद की घात में हम इन सारे घात में से जो उच्चतम होती है यानी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है हमारे पास, ये 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इस बार आपके पास पी वाई का मतलब हुआ कि कोई आपके पास बहुपद है जिसका चर y है, यानी अर्थात जिसमें चर y हो। जैसे मान लीजिए आपके पास y पे पावर 3 प्लस 4y पे पावर 2 प्लस 5y प्लस 6 है। तो आप बहुपद की घात देखने के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास दिया हुआ बहुपद है उसमें आप पहले चर को ढूंढ लें, और चर आप जब ढूंढ लें तो चर के आप उच्चतम घात को ढूंढें, यानी कौन सा चर ऐसा है जिस पे सबसे बड़ी घात है। तो आप यहाँ पे देखेंगे घात कितनी है, 3 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 0 है। तो आपको सबसे बड़ी कौन सी नजर आई इसमें, 3 2 1 0 में अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी कौन सी है, तो निश्चित तौर पे ये आपकी 3 बड़ी होगी। तो अर्थात इसकी घात कितनी हो जाएगी, इस पूरे बहुपद की 3 घात हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ एक px पॉलिनोमियल है और कुछ वो इस प्रकार है 6x प्लस 7x पे पावर 5 प्लस 8x पे पावर 3 प्लस 4x, और मैं कहूँ कि आप बताइए इस बहुपद की घात क्या है, तो आप मुझे सबसे पहले चर को देख लें। तो यहाँ पे हमारा चर क्या है, वो x है, आपने उस चर को ढूंढ लिया। अब चर के पावर को देखें यानी घात को देखें। इस पद में आप देखेंगे चर का पावर कितना है, 1 है, इसमें आपको मिल गया 5, इस वाले पद में आपको मिल गया 3, और इस वाले पद में पुनः आपको 1 मिल गया। तो आप देखेंगे कि सबसे जो बड़ी आप 4x पे पावर ये है, तो आप इसको 4 कर लें कुछ देर के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे 1 5 3 4 में आपको सबसे बड़ी ये 5, ये घात सबसे बड़ी मिल रही है। तो आप कहेंगे इस बहुपद की घात कितनी हुई, 5। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी आपने देखा कि बहुपद की घात कैसे प्राप्त करते हैं और उसका अर्थ क्या होता है। बहुपद की घात के आधार पर बहुपद को 4 वर्ग में बांटा जा सकता है, यानी 4 तरह के बहुपद हो सकते हैं बहुपद की घात के आधार पर। जो आपके सिलेबस में है उनके हिसाब से इनका वर्गीकरण है। पहला है अचर बहुपद, दूसरा है रैखिक बहुपद, तीसरा है द्विघात बहुपद, और चौथा है त्रिघात बहुपद। तो इनका जो नामकरण हुआ है वो मुख्यतः
जो बहुपद है उन पे उनकी उस बहुपद की घात क्या है उसके आधार पे हुआ है। अगर मैं बोलूँ इनकी घात हमेशा ही शून्य होती है, कितनी, तो ये आपको याद रखनी है, शून्य। अगर मैं बोलूँ रैखिक बहुपद के लिए इनकी घात हमेशा ही कितनी होती है, 1 होती है। और द्विघात की बात करूं तो द्वि मतलब 2 होता है, तो इनकी घात हमेशा कितनी होगी, 2 हो जाएगी। त्रिघात, त्रि, देखिए यहाँ पे त्रि शब्द है, त्रि का होता है 3, तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी आपको, 3 हमेशा मिलेगी। ये तो हो गई इनकी घात की बात, क्योंकि ये घात के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अब आइए अचर बहुपद को समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा था अचर किसे कहते हैं। आप कोई भी अचर लिख दीजिए, जैसे 7, 5, 6, 3, भिन्न भी आप लिख सकते हैं 3/4, ठीक है, -1/2, ये सारे क्या है आपके पास, ये सारे क्या है, शून्य ले लीजिए, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, अचर बहुपद है। क्या है, अचर तो है पर ये साथ साथ अचर बहुपद भी है, अचर बहुपद है। इस जीरो के साथ कुछ खास बात है। खास बात यह है कि इनका एक खास नाम दिया गया है, वो है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद बोलते हैं, तो इन्हें याद रख लेंगे कि शून्य बहुपद, शून्य को ही बोलते हैं। अभी हमने बात की इनका जो घात होता है वो शून्य होता है, वो कैसे होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये जो 7 लिखा हुआ है, मैं इस 7 को इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, 7 x पे पावर 0, क्योंकि अभी मैंने बताया x पे पावर 0 यानी किसी भी संख्या में पावर 0 क्या होता है हमारे पास, वो 1 के बराबर होता है। तो आप देखेंगे इसमें जो आपके पास चर है वो x है और उसकी घात कितनी है, शून्य है, तो इसीलिए किसी भी अचर बहुपद की घात हमेशा ही शून्य होती है। और अचर बहुपद इस चारों में से सबसे आसान बहुपद है। अगला आपके पास है रैखिक बहुपद। इनका जो व्यापक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ax प्लस बी, जहां a शून्य के बराबर नहीं हो सकता है और a और b जो है ये वास्तविक संख्या होते हैं। तो आइए इन्हें एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे आप x के साथ क्या है, गुणांक a है, पर यहाँ पे क्या है, x के साथ गुणांक 2। तो आप जब इस दोनों को, इस व्यापक रूप को इस उदाहरण से जब तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि a बराबर आपको क्या है, 2। उसी तरह से आप b, यहाँ पर हमारा क्या है, एक कोई अचर है और यहाँ पे हमारा अचर क्या है, 4 है, तो b यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं और समझने के लिए। मान लीजिए आपके पास 7x माइनस 8 है, तो आप जब फिर इस ax प्लस बी को इससे तुलना करेंगे, इस तुलना के दौरान में आप पाएंगे कि जो x का यहाँ पे गुणांक है वो 7 है, तो a क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, और b एक अचर है, तो b यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन, इसका जो चिन्ह है वो माइनस साइन अपने साथ लेके आएगा। अगला आपके पास है द्विघात बहुपद। तो इनका जो व्यापक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं होगा और a b c जो है ये वास्तविक संख्याएं होंगी। आइए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो जब आप इस बहुपद को इस व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है, 1 है, और यहाँ पे हमारा क्या है, a है, तो a यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से जब आप b जो कि x का गुणांक है, तो आप देखेंगे इस बहुपद में b जो है वो क्या है, -3 है। ध्यान रखिएगा ये अपने साइन के साथ आता है, क्योंकि यहाँ पे x है और इसका गुणांक क्या है, 3 तो है, पर ये माइनस साइन के साथ है, तो आप साइन को भूलेंगे नहीं। c यहाँ पर एक हमारा अचर है, तो c जो है हमारे बहुपद में इस बार -4 है। अगला आपके पास है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx
स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू यानी 0 के बराबर नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर रैखिक में भी और द्विघात और त्रिघात में भी मैंने लिख रखा है ए 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप समझ लें। आप अगर यहाँ पर रैखिक की अगर मैं बात करूँ तो ए को आप जैसे ही 0 के बराबर रख देंगे तो 0 गुना एक्स क्या हो जाएगा, ये पूरा ही पद 0 हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ बचेगा b, और b एक अचर है, और अचर का हमेशा ही घात कितना होता है, अचर बहुपद का घात हमेशा 0 होता है। तो ये घात तो 1 रहेगा नहीं, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा नहीं। उसी तरह से द्विघात बहुपद जो है, नाम में ही द्वि है, उस बहुपद की घात 2 होना चाहिए, तभी वो द्विघात कहलाएगा। और आप अगर a को 0 रख देते हैं तो ये वाला पद ही 0 हो जाएगा, तो वो द्विघात होगा ही नहीं। ठीक उसी तरह से आप त्रिघात बहुपद में अगर a को आपने यहाँ पे 0 रख दिया तो ये वाला पद जो है 0 हो जाएगा, और जैसे ही ये 0 होगा तो इस बहुपद की घात वो 3 होगी नहीं, और ये घात जब 3 होगी नहीं तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा नहीं। तो इन्हें भी एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आइए, मान लीजिए आपके पास एक एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो आप जब इस व्यापक रूप को इस बहुपद से तुलना करेंगे, इनके गुणांक की तुलना करेंगे, तुलना कहने का मेरा अर्थ है कि आप गुणांक की तुलना कीजिए, यानी यहाँ पे एक्स क्यूब है, उसका गुणांक यहाँ ए है, तो उसी तरह हमारे यहाँ एक्स क्यूब है और इसका गुणांक कितना है, 1 है, तो आप लिख सकते हैं ए बराबर 1। बी की अगर मैं बात करूँ तो बी जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर, तो इसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास क्या है, -4 है, -4 हो जाएगा। सी की अगर मैं बात करूँ तो सी जो है यहाँ पे एक्स का गुणांक है, और यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है हमारे पास 6, प्लस आपको पता है कि +6 कभी लिखते नहीं है, तो इसलिए मैं 6 ही इसे बोल रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये 6 हो गया। उसी तरह से आपके पास डी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुपद की घात के आधार पर बहुपद को 4 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इससे ज़्यादा वर्गों में भी बांटा जा सकता है, पर ये आपके सिलेबस में है जो आपको जानना अति आवश्यक है। नेक्स्ट आपके पास है बहुपद के शून्यक। तो आइए देखते हैं क्या होता है। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0 हो। इस वाक्य का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक बहुपद px है और आपने उस x के स्थान पर कुछ ऐसी एक वास्तविक संख्या रख दी जिससे कि इस बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपने जो x की कुछ वैल्यू मान रखी है वो आपकी बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। आइए भी इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। आपने मान लिया कि x बराबर हम 4 रखते हैं, तो x बराबर 4 का मतलब हो गया कि इस बहुपद में जहां जहां x है आप उनको हटा करके उनके स्थान पर 4 को रख दें। तो आइए रख देते हैं। तो p यहाँ पे भी हमारा x है, तो यहाँ पे भी हम p 4 लिख देंगे। चाहे यहाँ पे x स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3 गुना 4 है तो 3 गुना 4 कर दिया हमने, -4 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 12 माइनस 4, तो यहाँ से आपको पूरा ये क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपने x बराबर 4 लिया, 4 क्या है यहाँ पर हमारे पास एक वास्तविक संख्या है, और 4 का जब मान आपने इस बहुपद में रखा, इस बहुपद का मान कितना आ रहा है, वो 0 आ रहा है। तो अतः आप कह सकते हैं अतः 4 बहुपद px का शून्यक है। क्यों शून्यक है, सीधी सी बात है, जब आप इस 4 का मान इस x के जगह रख देते हैं तो इस पूरे बहुपद का मान कितना आ जाता है आपके पास, 0। तो इसलिए ये बहुपद px का शून्यक है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जब आप x बराबर -1 रखेंगे तो आप देखिए क्या पाते हैं, आप x के जगह जो है -1 को रख लें और इस बहुपद को
हल कर लें तो -x का स्क्वायर -3 गुना -1 -4, तो ये आपके पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा 4, पुनः आपको ये शून्य मिलता है। तो आप यहाँ से देखते हैं कि p -1 इज इक्वल टू शून्य। -1 का मतलब हुआ कि ये लिखने का तरीका मतलब ये हुआ कि आप इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में, जब आप x यानी किसी जो चर दिया हुआ है उसके जगह आपने -1 रख रखा है, और -1 रखने के बाद उस बहुपद का मान शून्य आ रहा है। तो पुनः आप कह सकते हैं, आप यहाँ पे पुनः कह सकते हैं, अतः -1 शून्यक है px का। आप एक, चूंकि ये हमने एक द्विघात बहुपद ले रखा है, आप उदाहरण के तौर पे आसानी से समझने के लिए आप एक रैखिक बहुपद भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने ले रखा है py इज इक्वल टू 2y -6 और y इज इक्वल टू आप 3 मान लेते हैं। तो जब आप y बराबर 3 इस बहुपद में रखते हैं तो आप क्या पाते हैं, देखिए 2 गुना 3 -6, ये आपको फिर शून्य मिलता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 3 जो है इस बहुपद का शून्यक है। क्यों शून्यक है? क्योंकि इस 3 को जैसे ही आप चर के जगह हटा करके रखते हैं बहुपद में और बहुपद को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो आप पूरे बहुपद का मान शून्य पाते हैं। तो जिसकी वजह से ये 3 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो सिंपल शब्दों में मैं कहूँ कि किसी भी बहुपद का शून्यक एक वास्तविक संख्या होती है जिसको उस बहुपद में चर के हटाकर रखने पर पूरे बहुपद का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। उम्मीद है कि आपको बहुपद के शून्यक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।